एंड वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो, इसके पहले हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं इन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है ये हुआ है, इसके कई सारे एविडेंसेस जो हैं वो हमारे सामने रखे गए हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, और उन एविडेंसेस को जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी करके ये माना गया है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ये एविडेंस है, प्रूफ है, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रूव करते हैं कि इस प्रकार का इवोल्यूशन हुआ होगा इन द पास्ट। ठीक है, तो आज हमें एविडेंसेस के बारे में ही बात करना है, इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। Now there are lots of branches of biology जो एविडेंस के तौर पे हमें इवोल्यूशन के, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कई सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का ये कहना है कि जो आज का कॉम्प्लेक्स लाइफ या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे अवेलेबल है, एक्चुअली दैट इज फ्रॉम द पास्ट जो सिंपलर वन था। ठीक है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनटू कॉम्प्लेक्स वन। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का स्टेटमेंट है कि जो भी आज का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो पहले के एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म से मॉडिफाई होकर तैयार हुआ है। ठीक है ना, इसके कई सारे एविडेंसेस हैं, जिसमें से पहली जो ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? तो पैलेंटोलॉजी जो है दैट इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब होता है अवशेष, डेड रिमेन्स, जो हम जमीन के खोदकाम के द्वारा उसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट के, एनिमल्स के, जो हम जमीन के नीचे से खोदकर निकालते हैं और फिर उनकी जो स्टडी की जाती है, ऑल दिस प्रोसेस और ऑल दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी जो है वो फॉसिल के फॉर्म में हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है कि पिछले जमाने में या पिछले एंशिएंट टाइम में किस प्रकार के जानवर या पेड़ पौधे हुआ करते थे, अगर उनके कोई डेड रिमेन्स हमें मिले हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टडी ना। तो यहाँ पे वही कहा है कि स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। अब यहाँ पे पैलेंटोलॉजी आपको, मतलब पैलेंटोलॉजी को हम एज एन एविडेंस क्यों मान रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैलेंटोलॉजी, या पैलेंटोलॉजी इवोल्यूशन में आपको क्या सपोर्ट करता है, उसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको ऐसा कन्विंसिंग और डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन का, जो आपको आंखों से दिख रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी तो जुरासिक पार्क मूवी की स्टार्टिंग ही होती है कि सम ऑफ द साइंटिस्ट आर इवैक्यूएटिंग, या वो जो है वो खोद काम कर रहे हैं जमीन का, और वहां पर उन्हें जो है वो डायनासोर का हड्डियों का ढांचा जो है वो मिलता है। तो वो जब ये खोद काम के दौरान आपको वो आंखों से दिख रहा है, ये कोई बनावटी चीज नहीं है या किसी ने थ्योरी बनाई नहीं है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा, ये आपको एक्चुअली जो है वो फैक्ट दिखा रहा है, इसीलिए ये आपको कन्विंस कर रहा है। ये जो ब्रांच है ये आपको ये प्रूफ के साथ में कन्विंस करता है और डायरेक्ट एविडेंस देता है इवोल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद में फॉसिल्स जो है वो कहाँ कहाँ ये कैसे तैयार होते हैं। सेडिमेंटरी रॉक, आप लोगों ने ज्योग्राफी जब पढ़ा होगा तो उसमें रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर वैरायटी ऑफ काइंड ऑफ रॉक्स, जिसमें से एक है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक जो है वो मिट्टी की लेयर से बनता है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक के बाद एक वो लेयर बाय लेयर आप उसे छीलते चले जाते हैं, उसी तरह से सेडिमेंटरी रॉक जो है ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन या ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो भी पानी के बहाव के साथ में मिट्टी आती है और मिट्टी के साथ में जो भी वो लेकर आती है अपने साथ में, वो एक जगह पे जब इकट्ठा होने लगते हैं लेयर बाय लेयर, तो उसके बाद में जब ये सूख जाता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ रॉक एंड दैट रॉक इज कॉल्ड एज सेडिमेंटरी रॉक। तो ऑब्वियसली उस मिट्टी के साथ में जो भी डेड रिमेन्स या जो भी ऑर्गेनिजम्स के अवशेष आए हैं वो उस मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। दैट इज अगेन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल। फॉसिल इस तरह से ही तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये एक का है अंबर। अंबर जो है इट इज नथिंग बट इट इज द गम और स्टिकी सब्सटेंस जो है जो पेड़ से बाहर निकलता है, गम्स है, रेजिन्स है, अंबर है, ये सभी जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। तो जो भी ये ऊज आउट होता है प्लांट से, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट है या आर्थ्रोपोड है या और भी कोई प्रकार का जो जानवर है जो अगर इसके अंदर ट्रैप हो गया और जब ये हार्डन हो जाता है, सूख जाता है, तो इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एज इट इज उसके अंदर वो दब जाता है। अगर जुरासिक पार्क की मूवी की बात करें, ये आपको प्रूफ दे रहा है ये सब चीजों का
कि जुरासिक पार्क मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला पार्ट है, एक्चुअली उसकी शुरुआत ही वहां से हुई थी कि जो भी गम होता है प्लांट का, उसके अंदर एक मॉस्किटो ट्रैप्ड रहता है और उस मॉस्किटो जो है वो ट्रैप्ड होने की वजह से उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसीलिए उसके अंदर में जो ब्लड उसने सक किया था, एक्चुअली ही सक द ब्लड ऑफ डायनासोर, ऐसा उस मूवी में दिखाया गया है। और उसके ब्लड का जब टेस्टिंग किया गया तो वो डायनासोर के डीएनए से बहुत ज़्यादा मैच किया, उसका जो डीएनए था, और उसके टूटे हुए टुकड़े थे जिसे फिर फ्रॉग के डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस से ज्वाइन किया गया था। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देने का मतलब यही है, आपको एक्सप्लेन करने का कारण ये है कि अंबर, गम, रेजिन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट प्रोडक्ट है और जिसमें ट्रैप्ड हुआ अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो आप वो ऑर्गेनिज्म अगर पुराने जमाने का है या उसमें से आप कोई भी एविडेंस तैयार कर सकते हो रिलेटेड टू द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है फॉसिल फॉर्मेशन का। आइस, बहुत सारे जो पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, वहां पे अगर कोई जानवर मर गया है और वो उस बर्फ में दफन हो गया है, दब गया है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आइस जो है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो है, फ्रीजिंग पॉइंट की जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस रुक जाती है और आइस जो है वहां पर भी फॉसिल फॉर्म हो सकता है। पिट बॉक्स मतलब दलदल, पता है आपको, दलदल में अगर कोई ऑर्गेनिज्म फंस जाता है और वो अगर उसके अंदर धंस जाता है और वो दलदल जब सूख जाएगा तो भी वहां पे उस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल तैयार हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द काइंड ऑफ फॉसिल्स जो आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट प्रूफ एविडेंस देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में फॉसिलाइजेशन के दौरान अगर हम प्रिमिटिव फॉर्म, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से समय का है, तो जो सबसे निचले लेयर में रहेगा वो प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले तैयार हुआ था, और जब जो सबसे ऊपर की लेयर में रहेगा वो रिसेंट है, अभी कुछ समय पहले उस प्रकार का जानवर या ऑर्गेनिज्म पाया जाता था, ये आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू पैलेंटोलॉजी। इसके बाद में फॉसिल्स किस प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। सबसे पहला एक्चुअल रिमेन्स। अगर आपको जो है जैसे आइस की अगर हम बात करें तो कोई जानवर अगर उस आइस में दब गया है और वो जब आपको मिलेगा तो वो जानवर जो है या ऑर्गेनिज्म जो है उसका डिकम्पोजिशन न होने की वजह से आपको एक्चुअली उसकी पूरी बॉडी मिलेगी। ठीक है, तो वो एक्चुअल रिमेन्स में आता है। इसका एग्जाम्पल है वुली मैमथ जो है वो एक प्रकार का बहुत ह्यूज हाथी हुआ करता था जो साइबेरिया के क्या कहेंगे हम उसको, जो भी आइस वाला एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्नोफॉल होता है, वहाँ पे इसका फॉसिल पाया गया है जो कम से कम 20,000 करोड़ साल पहले पाया जाता था, ऐसा माना जाता है। और ये हाथी की खास बात ये थी कि जो नॉर्मल एलिफेंट हमारे को अभी मिलता है उससे ये अलग इस तरह था कि इसके दांत बहुत बड़े थे, इसका साइज भी बहुत बड़ा था, प्लस इसकी पूरी बॉडी जो है वो हेयरी थी। ठीक है, तो उसे आप एलिफेंट नहीं, उसे मैमथ कहा जाता है। अगर आपने आइस एज मूवी देखी होगी तो उसमें मैमथ के बारे में बताया है, या उसका कार्टून, दैट इज अ कार्टून मूवी, तो उसमें उसका कार्टून बनाया गया है। तो वो जो फॉसिल है एक्चुअली वो आइस में तैयार हुआ था। ठीक है, और एक्चुअली उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिला और इस तरह से हमें पता चला कि इस प्रकार का भी कोई जानवर हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा जो बताया मैंने आपको अंबर है या रेजिन्स है, जो मैंने आपको जुरासिक पार्क का एग्जांपल दिया, उसमें इंसेक्ट या फिर ऑर्थ्रोपोड्स उसमें जो है वो ट्रैप होकर रह सकते हैं, वो भी एक एक्चुअल रिमेन का एग्जाम्पल है। नाउ मोल्ड्स मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक जो है वो फ्लड आया और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पानी के बहाव की वजह से मर गया और वो उस मिट्टी में जो है वो फंस गया। अब मरने के बाद में धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन उसके बॉडी का जो इम्प्रेशन उस मिट्टी पे पड़ा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मोल्ड। उस इम्प्रेशन को क्या कहा जाएगा? मोल्ड। उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जंगल सफारी करने जाते हो तो जो भी वहाँ पे रेंजर्स होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फुटप्रिंट
कौन से जानवर का है और वो किस डायरेक्शन में गया है। तो वो जो इम्प्रेशन है वो कहीं ना कहीं प्रूफ होता है उस जानवर का। तो इसी तरह से किस प्रकार का कौन सा ऑर्गेनिज्म और उसका किस प्रकार का इम्प्रेशन है, उस तरह से भी हम जो है वो फॉसिल के द्वारा, इट इज अ काइंड ऑफ फॉसिल, एक्चुअली नहीं मिलेगा लेकिन उसका इम्प्रेशन अगर हम मिलता है तो उसे भी फॉसिल कंसिडर किया जाता है। इसके बाद में कास्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर जो भी इम्प्रेशन बना है, जो निशान बना है, निशान के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज जो है वो पड़ गई है जो गीली थी और वो जब सूख जाती है तो वो उस इम्प्रेशन का जो है वो शेप ले लेती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना सांचा जो है, तो वो सांचा जो है दैट इज मोल्ड, और सांचे के अंदर बनने वाली जो मूर्ति है दैट इज कास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक सांचा लाया है और उसमें आप किसी भी धातु का अगर आपने उसमें मिश्रण डाला है और उससे जो भी आप बनाओगे, तो जो सांचा है वो मोल्ड का काम कर रहा है क्योंकि वो इम्प्रेशन है, और उसके अंदर जो भी मूर्ति बनेगी या जो भी आप चीज बना रहे हो वो कास्ट है। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप इज कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन में क्या होता है कि कुछ जानवर होते हैं जिनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरह से या इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन बाहर की लेयर बच जाती है, और वो लेयर जो है वो आपको उस ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप और स्ट्रक्चर का अंदाजा देता है। दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फॉसिल है। देन इसके बाद में सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से आप उसे रिक्रिएट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। देन इसके बाद में It helps to study different forms and structure of the extinct animals. जो जानवर इस धरती पर से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, उन जानवरों के स्ट्रक्चर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। इसके अलावा ये आपको मिसिंग लिंक, मतलब दो जानवर, अलग अलग प्रकार के जानवर है लेकिन उनके बीच की जो कड़ी है जो उन्हें जोड़ती है, जिसमें कुछ कैरेक्टर ए एनिमल के हैं और कुछ कैरेक्टर बी एनिमल के हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक। उसके बारे में भी फॉसिल्स जो है वो आपको एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स द हैबिट टू अंडरस्टैंड द हैबिट ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जो जानवर इस धरती पे है ही नहीं लेकिन उसकी भी हैबिट जो है उसको पता करने में पैलेंटोलॉजी जो है या फॉसिल्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर किस किस प्रकार के हुआ करते थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ देम, वो सब हमने जो है वो फॉसिल्स के द्वारा ही पता किया है। ठीक है, देन इसके बाद में It also provides the following types of evidences. कनेक्टिंग लिंक के कुछ एविडेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। दो एग्जाम्पल है, एक है सेमोरिया जो है दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। मतलब इस प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ कैरेक्टर आपको रेप्टाइल्स के मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स एम्फीबियन के। दूसरा जो है दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके बुक में सिलेबस में जो एग्जाम्पल डिस्कस किया है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहाँ पे देखो अब हमें जो डिस्कस करना है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। रेप्टाइल रेंगने वाले जो भी जानवर होते हैं वो, और बर्ड्स आपको पता ही, इन दोनों के बीच की कड़ी। अब इससे बीच की कड़ी या कनेक्टिंग लिंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि Archaeopteryx is showing some of the character which is similar to reptiles and some of the character which is similar to birds। तो यहाँ पे वही कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला जो है, अच्छा, आर्कियोप्टेरिक्स जो है इसका जो फॉसिल है वो जुरासिक फॉर्म में पाया गया था, रॉक में, जुरासिक रॉक। इसे जुरासिक रॉक इसलिए कहा है क्योंकि वो उस समय का था जियोग्राफिकल टाइम स्केल के हिसाब से, जिसका फॉसिल जर्मनी में पाया गया। और हक्सली नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो भी बर्ड्स है, बर्ड्स के बारे में एक नोट या एक कोट तैयार किया है कि बर्ड्स जो है दे आर नथिंग बट दे आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। जो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स मतलब फलने फूलने वाले रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स जो चेंज हो गए इनटू बर्ड्स। सबसे पहले रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, आपको आर्कियोप्टेरिक्स में एक लंबी सी टेल नजर आएगी जो नॉर्मली रेप्टाइल्स में होती है।
क्लॉव्स मतलब पंजे जो कहीं पे भी चिपक जाए, एंड स्केल्स, उनकी बॉडी स्केली होती है। स्केल्स आपको पता है फिश के ऊपर होती है, स्नेक के ऊपर होती है, तो स्केली बॉडी होती है, ठीक है। देन इसके बाद में सिंगल हेडेड रिब्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो रिब्स है, एक रिब्स के दो एंड होते हैं, मतलब दो हेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिंगल हेडेड होते हैं, दोनों जॉइंट होते हैं बीच में से और एक ही जगह से खुलते हैं। देन एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी में रिब्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमिन मतलब पेट वाले रीजन में और पेट के निचले हिस्से में भी होते हैं, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जॉज जो है जबड़े थे, और होमोडेंट टीथ, होमोडेंट और हेट्रोडेंट दो प्रकार के जो है वो टीथ होते हैं। होमोडेंट मतलब जब सारे के सारे जो दांत है वो एक ही प्रकार के हैं, उन्हें होमोडेंट कहते हैं। और हेट्रोडेंट मतलब अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारे अगर हम दांतों की बात करें तो हमारे दांत जो है उन्हें कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज है। एक है इंसिजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, क्योंकि आपकी दांत, आपके सामने के दांत, साइड के दांत, ये सब अलग अलग प्रकार के और इनके फंक्शंस भी अलग अलग है, तो ये हेट्रोडेंट है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उनमें सारे के सारे दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए उसे होमोडेंट कहा गया है। देन स्टर्नम विदाउट कील, मतलब जो भी चेस्ट वाला पोर्शन है वो बाहर उतना निकला हुआ नहीं रहता, ठीक है। देन बोन्स सॉलिड, जैसे कि आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के बोन्स हल्के होते हैं क्योंकि वो अंदर से हॉलो होते हैं, पोकड़ रहते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। लेकिन रेप्टाइल्स के बोन वैसे नहीं होते, तो यहाँ पे उनके बोन्स कैसे हैं, द बोन्स आर, यहाँ पे बॉन्ड्स लिखा है मैंने, बोन्स आर सॉलिड, ठीक है, जिसे हम नॉन निम्नैटिक कहा जाता है। निम्नैटिक मतलब हॉलो बोन्स एंड नॉन निम्नैटिक मतलब सॉलिड बोन्स, ठीक है। देन इसके बाद में है हाइंड लिम्स, जहाँ पे 4 डिजिट क्लॉड होते हैं, मतलब जो भी वहां पे जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स मतलब होते हैं फिंगर्स, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में एवियन कैरेक्टर्स, एवियन, एव्स मतलब होते हैं बर्ड्स, बर्ड लाइक कैरेक्टर। बाहर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिदरी है, फिदरी मतलब पंखों से बना हुआ है। 4 लिम्स, जो सामने के लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। देन जॉज जो है, जो उनका जबड़ा है, दैट इज मॉडिफाइड इनटू बीक, चोंच में कन्वर्ट हो गया है। स्कल बोन, जैसे कि आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, हमारा जो खोपड़ी होता है, स्कल होता है, दैट इज द जॉइंट ऑफ 3 बोन्स, 3 बोन्स आपस में ज्वाइन होके वो पूरा जो स्कल है वो बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जॉइंट नहीं है, एक ही बोन है जो राउंडेड होती है, कंप्लीटली फ्यूज्ड होती है। क्रैनियम जो है वो, क्रैनियम मतलब वो जगह जहाँ पे ब्रेन फिट होता है, ठीक है, तो वो सिंगल लार्ज ऑर्बिट होता है। सिंगल कोंडाइल, वही कहा है कि यहाँ पे एक फ्यूज होने की वजह से एक ही रीजन आपको मिलेगा वहां पे। देन लिम्ब बोन, जो भी उनके बोन्स हैं वो लिम्ब बोन मतलब पैरों के और हाथों के जो बोन्स हैं वो कैसे हैं, दे आर लाइक बर्ड्स, ठीक है। इसके बाद में हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्ब मतलब पिछले जो पैर है वहां पे 4 टोज होते हैं, 4 टोज में से एक जो पहला वाला होता है वो अपोजिट, जैसे हमारा अंगूठा होता है उस प्रकार से होते हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये चौथा जो है वो अपोजेबल होता है ताकि वो किसी भी चीज को पकड़ सके, ग्रैब कर सके। So these are some of the characters which are similar to avians and some of the characters which are similar to reptiles, which shows that Archaeopteryx is the connecting link between reptile and birds, ठीक है। तो इस तरह से फॉसिल एविडेंसेस, जिसे हम पैलेंटोलॉजी कह रहे हैं, इसके थ्रू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट किया गया है, एविडेंस दिया गया है, प्रूफ किया गया है कि इस प्रकार का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, और उसे साबित करने के लिए फॉसिल्स की हेल्प ली गई है। इसके बाद में जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड एविडेंस है, वो सेकेंड पार्ट है, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।